वेलकम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद गनी और आप देख रहे हैं सिविल स्टडी यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक है यूज़फुल सिविल इंजीनियरिंग टिप्स फॉर इंजीनियर्स। व्यूवर्स, आज का जो वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो व्यूवर्स, अगर आप एक सिविल इंजीनियर हैं या फिर एक साइट सुपरवाइज़र हैं तो ये जो टॉपिक है ये आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो टॉपिक है फील्ड के हवाले से और आपके एग्ज़ाम के हवाले से या फिर इंटरव्यू के लिहाज से इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वो चीज़ें जो आपके रोज़मर्रा की जो है साइट पे इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। तो अगर आप एक साइट पे काम करने वाले हैं सिविल से रिलेटेड, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको हर सूरत जो है वो पता होनी चाहिए। तो आज के इस टॉपिक में जो है वो मैं कुछ यूज़फुल टिप्स जो है वो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो है वो दूंगा, जो कि इंतहाई यूज़फुल होंगी आपके लिए। तो व्यूअर्स, वीडियो में जाने से पहले अगर आपने अभी तक सिविल स्टडी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे क्लिक करें। उसका फ़ायदा ये होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपको मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले जो है हम बात करते हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट। इस पे ऑलरेडी मेरी एक वीडियो जो है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में नहीं पता तो आप मेरे चैनल का विजिट करके वहाँ पे आप देख सकते हैं। ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है उस पर मेरी डिटेल वीडियो जो है वो मौजूद है। सबसे पहले M5, ये मैं वो ग्रेड बताऊंगा जो रोज़मर्रा की जो है हमारे पास जनरली जो है वो इस्तेमाल होती हैं। वो जो ग्रेड्स हैं ये आपको कम से कम पता होनी चाहिए। कहीं इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है या फिर साइट पे या फिर ड्राइंग पे ऐसी मेंशन होती हैं, तो आपको पता हो कि ये जो है हमारे पास कौन सा ग्रेड है कंक्रीट का और क्या रेशो जो है इसके लिए हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले M5 जो है वो 148 होती है हमारे पास, जो इसकी रेशो होती है। M10 जो है M10 136, M15 124 चूँकि ज़्यादातर जो है ये रेशो इस्तेमाल होती है M15 स्लेब के लिए, कॉलम के लिए या फिर बीम के लिए। उसके बाद है M20 जो हमारे पास रेशो होती है 1 और 1.5 और 3। इसमें 1 जो है जो पहली वैल्यू है वो हमारे पास होती है रेत सीमेंट, और दूसरी जो है वो होती है सैंड, और तीसरी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है एग्रीगेट। अब इसमें जो M है ये इसका मतलब है मिक्सचर, यानी सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का जो मिक्सचर होता है उसको हम जो है वो M कहलाता है। और 5 जो है जो नंबर होता है उसके आगे 5, 10, 15 या 20 वो क्या होता है न्यूटन पर मिलीमीटर, यानी वो हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये M25 है जो कि हमारे पास होती है 1 और 2। नेक्स्ट जो है हमारे पास है क्लियर कवर टू मेन रीइंफोर्समेंट। जो क्लियर कवर है ये काफ़ी दोस्तों को जो है इसके बारे में जो है वो थोड़ा डाउट रहता है। काफ़ी दोस्तों को पता नहीं होता कि मतलब जो क्लियर कवर है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए क्या क्या होनी चाहिए। तो ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास फुटिंग की जो क्लियर कवर दोस्तों आपको पता होना चाहिए। जो कंक्रीट कवर होती है, यानी स्टील है, हम स्टील जाल रखते हैं, उसके नीचे जो कंक्रीट होती है और साइडों पे जो कंक्रीट होती है वो क्या होती है, वो क्लियर कवर होती है, यानी कंक्रीट कवर। तो फुटिंग के लिए जो कंक्रीट कवर है वो क्या होनी चाहिए, 50 mm होनी चाहिए। उसके बाद राफ्ट फाउंडेशन टॉप के लिए कितनी होनी चाहिए, 50 mm होनी चाहिए। और राफ्ट फाउंडेशन बॉटम के लिए कितनी होनी चाहिए, 75 mm जो है वो क्लियर कवर होनी चाहिए। उसके बाद राफ्ट फाउंडेशन साइड के लिए क्या होनी चाहिए, 75 mm जो है वो कंक्रीट कवर होनी चाहिए। उसके बाद बीम के लिए 25 mm जो है वो कंक्रीट कवर होनी चाहिए। और उसके बाद स्टेप बीम के लिए कितनी होनी चाहिए, 50 mm जो है वो कंक्रीट कवर होनी चाहिए। नेक्स्ट 7 नंबर पे हमारे पास है कॉलम की जो है वो कंक्रीट कवर 40 mm जो है वो क्लियर कवर होनी चाहिए। 8 नंबर पे हमारे पास है स्लेब, तो स्लेब के लिए जो है वो 15 mm जो है वो कंक्रीट कवर होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लैट स्लेब के लिए जो है वो 20 mm कंक्रीट कवर होनी चाहिए। उसके बाद 10 नंबर पे हमारे पास है स्टेयर केस के लिए 15 mm जो है वो कंक्रीट कवर होनी चाहिए। 11 नंबर पे रिटेनिंग वाल के लिए 20 से लेकर 25 mm जो है वो कंक्रीट कवर होनी चाहिए। नेक्स्ट 12 नंबर पे हमारे पास है वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर के लिए जो है वो 20 से लेकर 30 mm तक जो है वो कंक्रीट कवर होनी चाहिए। ये दोस्तों जो कंक्रीट कवर बताए गए हैं ये मिनिमम है, यानी इससे कम आपने नहीं रखनी कंक्रीट कवर। तो ये आपको साइड पे पता होनी चाहिए कि जो मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए जो मेरे पास कॉलम स्लेब वगैरह जो भी चीज़ें उसके लिए मैंने कंक्रीट कवर जो है वो कितनी रखनी, तो ये आपको नेक्स्ट
अब सेम वही टॉपिक है, आगे नेक्स्ट बात करते हैं क्लियर कवर टू मेन रीइंफोर्समेंट। मैक्सिमम वाटर अब्जॉर्प्शन बाय ब्रिक्स, जो मैक्सिमम वाटर अब्जॉर्प्शन है ना, जो पानी जज़ब करना ब्रिक्स ने, वो 15% होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो ब्रिक्स की कितनी होती है, 3.5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर जो है वो इतनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होनी चाहिए। डेंसिटी ऑफ ब्रिक्स कितनी होती है, 1600 टू 1920 kg पर मीटर क्यूब जो है वो ब्रिक्स की डेंसिटी होती है। मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लेब कितनी होनी चाहिए, यानी कम से कम चौड़ाई कितनी होनी चाहिए किसी भी स्लेब की, 125 mm से किसी भी स्लेब की जो थिकनेस है वो कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है 17 नंबर पे डायमेंशन टॉलरेंस फॉर क्यूब्स -+2 जो है वो इतनी डायमेंशन टॉलरेंस के लिए जो है वो क्यूब के लिए होनी चाहिए। मैक्सिमम फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट, ये आप सबको पता है, आप सब जानते हैं, 1.5 मीटर जो है वो फ्री फॉल कंक्रीट होना चाहिए। यानी जब आप ड्रॉप करते हैं कंक्रीट कहीं से तो उसका जो है वो डिस्टेंस, जो डेप्थ है वो कितनी होनी चाहिए, 1.5 मीटर जो है वो इतनी होनी चाहिए। नेक्स्ट 19 नंबर पे हमारे पास है लैपिंग शुड नॉट बी यूज्ड फॉर द बार्स हैविंग लार्जर डाया देन 36 mm। अगर आपके कॉलम में या किसी भी चीज़ में जो है डाया 36 mm से ग्रेटर है, यानी उससे ज़्यादा है, तो उसमें कभी भी लैपिंग जो है वो नहीं यूज़ करनी। तो ये ध्यान से जो है ये रखना आपने। 20 नंबर पे हमारे पास है बाइंडिंग वायर रिक्वायर्ड फॉर स्टील रेनफोर्समेंट जो है वो कितनी होनी चाहिए, 8 kg पर MT। बाइंडिंग वायर पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो जो है अपलोड कर चुका हूँ कि कैसे आपने बाइंडिंग वायर जो है वो कैलकुलेट करना है। तो 8 kg जो है पर MT जो बाइंडिंग वायर है वो रिक्वायर्ड होती है स्टील रेनफोर्समेंट के लिए। नेक्स्ट 21 नंबर पे हमारे पास है 3 सैंपल्स शुड बी टेकन फॉर एवरी 100 मीटर स्क्वायर इन कोर कटिंग टेस्ट। कोर कटिंग टेस्ट के लिए हर 100 स्क्वायर मीटर के लिए 3 सैंपल जो हैं वो आपने लेने हैं। 22 नंबर पे हमारे पास है मैक्सिमम चेयर स्पेसिंग, जो दो चेयर्स के दरमियान जो स्पेसिंग है वो 1 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी मैक्सिमम यही है कि 1 मीटर जो है वो दो चेयर्स आपको पता होगा, जहाँ पे हम 2 जाल हमारे आते हैं स्लेब के अंदर, एक बॉटम एक टॉप, 2 जाल्स आते हैं। उसके नीचे जो है, जो टॉप वाला जाल होता है हमारा, उसके नीचे हम चेयर्स लगा देते हैं ताकि दोनों जो टॉप और बॉटम जो हमारे जाल्स होते हैं वो आपस में मिल न जाए, उसके लिए हम चेयर्स रखते हैं। तो वो चेयर्स की जो डिस्टेंस है यानी स्पेसिंग है वो मैक्सिमम 1 मीटर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट 23 नंबर पे हमारे पास है मिनिमम डाया शुड बी यूज्ड इन डॉल रॉड 12 mm। यानी डॉल रॉड के लिए जो है वो डाया कितना होना चाहिए, 12 mm, इससे कम जो है वो नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए। नेक्स्ट हुक फॉर स्टीरअप वन साइड जो है वो कितनी होनी चाहिए, 9D यानी मिनिमम। यानी हुक फॉर स्टीरअप के लिए जो हुक बेंड किया जाता है वो जो है 9D, उसका फार्मूला एक साइड जो है वो 9D होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है क्लियर कवर टू मेन रीइंफोर्समेंट, सेम वही जो है चल रहा है। नंबर ऑफ स्टीरअप्स का फार्मूला क्या है कैलकुलेट करने का, क्लियर स्पेन डिवाइड बाय स्पेनिंग +1 जो है, इस तरह जो है हम स्टीरअप जो है वो कैलकुलेट करते हैं। लेंथ ऑफ मेन स्टील इन कैंटिलीवर एंकरेज कितना होना चाहिए, 69D जो है ये इतनी लेंथ होनी चाहिए मेन स्टील कैंटिलीवर के लिए, एंकरेज के लिए। 27 नंबर पे मिनिमम नंबर ऑफ बार्स इन स्क्वायर कॉलम, किसी भी स्क्वायर कॉलम के लिए जो है वो मेन बार जो है वो 4 से कम नहीं होनी चाहिए, यानी 4 बार मस्ट होनी चाहिए यानी किसी भी स्क्वायर कॉलम में। नेक्स्ट मिनिमम नंबर ऑफ बार्स इन सर्कुलर कॉलम, 6 से कम नहीं होनी चाहिए कभी भी, जो सर्कुलर कॉलम है उसमें 6 बार होनी चाहिए। 29 नंबर पे मिनिमम डाया ऑफ मेन बार इन डिस्ट्रीब्यूशन बार इन द स्लेब 8 mm। यानी जो आप मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार जो डालेंगे किसी भी स्लेब के अंदर, उसका मिनिमम डाया जो है वो 8 mm होना चाहिए। 8 mm से कभी भी कम डाये का बार जो है वो यूज नहीं करना। 30 नंबर पे हमारे पास है मैक्सिमम डाया ऑफ मेन बार्स इन डिस्ट्रीब्यूशन बार इन द स्लेब 1/8 ऑफ स्लेब थिकनेस। जो मैक्सिमम डाया ऑफ मेन बार या डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए जो है वो जो स्लेब की थिकनेस है ना, उसका 1/8 हिस्सा होना चाहिए। उसका जो डाया होता है आपके जो मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार का 1/8 हिस्सा स्लेब के थिकनेस का होना चाहिए।
नेक्स्ट जो है बात करते हैं सेटिंग टाइम। यहाँ पे 3rd नंबर पे हमारे पास ऑप्शन है सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट्स, यानी कंक्रीट मोटर के लिए जो है वो 30 मिनट से इनिशियल जो सेटिंग टाइम है वो कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद है फाइनल सेटिंग टाइम शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10 आवर्स, यानी फाइनल सेटिंग टाइम जो है वो 10 घंटे से ऊपर नहीं होना चाहिए, यानी इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए फाइनल सेटिंग टाइम। सो नेक्स्ट जो हमारे पास है रिक्वायर्ड क्योरिंग डेज, यानी जो मुख्तलिफ आपके कंक्रीट है या कुछ भी है जो स्ट्रक्चर है उसके लिए जो क्योरिंग है वो कितने दिन तक जो है वो क्योरिंग करनी चाहिए। सुपर सल्फेट सीमेंट के लिए 7 दिन तक जो है वो क्योरिंग करनी चाहिए, यानी तराई करनी चाहिए। उसके बाद सेकंड नंबर पे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए जो है 10 दिन तक तराई करनी चाहिए किसी भी स्ट्रक्चर की जिसमें अगर पोर्टलैंड सीमेंट जो है वो इस्तेमाल हुआ या। नेक्स्ट 3rd नंबर पे हमारे पास है सीमेंट विद मिनरल एंड एडमिक्सचर 14 डेज होनी चाहिए। सीमेंट अगर मिनरल या फिर और एडमिक्सचर जो है वो उसमें है तो वो जो है 14 डेज तक उसकी क्योरिंग या तराई होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है क्यूब सैंपल्स। 1 से 5 क्यूबिक मीटर के लिए 1 नंबर, और 6 से 15 क्यूबिक मीटर के लिए 2 नंबर, और 16 से 30 क्यूबिक मीटर के लिए 3 नंबर, और 31 से 50 क्यूबिक मीटर के लिए 4 नंबर क्यूब सैंपल जो है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है स्लम्प वैल्यू जो है वो कितनी होनी चाहिए। लाइटली रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के लिए जो है वो 25 से 75 mm स्लम्प वैल्यू होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे हमारे पास है हैवीली रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के लिए 75 से लेकर 100 mm तक जो है वो स्लम्प वैल्यू होनी चाहिए। और ट्रेंच फेल के लिए 100 से लेकर 150 मिलीमीटर तक जो है वो स्लम्प वैल्यू होनी चाहिए। तो ये व्यूअर्स आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद है आपको इस वीडियो की जो है वो समझ आ गई होगा, आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगा, आपको पता चल गया होगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो सिविल स्टडी चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपको मिले। तो व्यूअर्स आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छे लेक्चर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।